नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। अगर हम गीतों की बात करते हैं तो गीतों के पीछे का जो शब्द होता है उसका अपना एक मर्म होता है, उसका अपना एक अर्थ होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस चंबल में आतंक की बात होती है, गोलियों की बात होती है, बारूद की बात होती है, उसी चंबल से एक पंछी निकलता है और मुंबई की फिजाओं में इस कदर उड़ान भरता है जिसके शब्दों का जादू चल जाता है। जाहिर तौर पर आज हम एक ऐसे गीतकार और शायर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम ही है पंछी जालौनवी, और उन्होंने जो भी गीत लिखे हैं उन गीतों को आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो आपको याद होगा कि वाकई कितने प्रतिभाशील हैं और इनके शब्दों में किस कदर जादू है। तो आज हम इस उड़ान के बारे में बात करेंगे कि पंछी का अपना एक उड़ान होता है, लेकिन आज ये बहुत ही खुशी के साथ हम कहना चाहेंगे आपको कि वाकई मेहनत और लगन आपके अंदर होती है तो आप वाकई उड़ान के ज़रिए आप आकाश तक पहुंच सकते हैं। और उसी कड़ी में एक बहुत ही सफल नाम है बॉलीवुड में और इनके गीतों ने हंगामा मचाया हुआ है। तो हम आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ खुद हैं आज पंछी जालौनवी। पंछी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख में अगर हम गीतों की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि वाकई बहुत कुछ बदल गया है? क्योंकि आपने जब उड़ान भरी होगी वहाँ से अपने गांव से मुंबई में आने के पहले, तो बहुत कुछ चलता होगा। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि उस उड़ान के आसपास जो आपकी सोच थी उससे हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया। जब मैं चला था अपने सफ़र की शुरुआत मैंने की थी, तब तो वाकई बहुत ख़राब दौर था गानों का जी। अटरिया पे लोटन कबूतर और मेरी पैंट भी सेक्सी और फलाना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, सरकाई लोग खटिया, ये सॉन्ग चलते थे। और जब ये सॉन्ग थे उस दौर में मैं यहाँ आया बॉम्बे, और जाहिर है कि ये मेरा टेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे गीतकार अपने आप को साबित करने के लिए इसी तरह के लोगों में गाना लिखना था। लेकिन इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई रूप कुमार राठौर साहब से जी। और जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई तो वाकई सचमुच में वो लिख पाया जो मैं लिखना चाहता था या मैं लिख सकता हूँ। और वो एक बहुत ही पॉलिटिकल गीत था। रूप कुमार राठौर साहब ने सराहा, उस एल्बम का नाम मितवा था जी। तो उनकी सपोर्ट से, उनके सहयोग से उनकी ही एल्बम में हमारा एक गाना जो मैं लिखना चाहता था वो हो गया। और खुशी का एक माहौल था मेरे अंदर, और मुझे इतने लोग भी नहीं जानते थे इस शहर में कि मैं अपनी उस खुशी को किसी करीबी दोस्त के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं आया ही था और 1-2 साल हुए थे। मैं शहर को समझने की कोशिश कर रहा था, यहाँ के लोगों को, यहाँ की बातचीत को समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे रूप कुमार राठौर साहब जैसा फरिश्ता सिफत इंसान मिला, जिनके आज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग रहते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने आपको तलत अजीज साहब के शो में देखा, आपने होस्ट किया, तो वो किस तरह से बना संयोग? वो तो काफ़ी, जब मैं बॉम्बे में खूब रह लिया, खूब समझ लिया इस शहर को, काफ़ी कुछ करने के बाद वो हमारी एक राखी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो मिस्टर राजीव चौधरी नाम है उनका। तो वो हमारा पारिवारिक रिश्ते थे। उन्होंने कहा नहीं आप ही इसको होस्ट करेंगे, तो मैं बगैर किसी उज्र के अपने आप को तैयार कर लिया मैंने और हामी भर दी, और आपसे मेरी वही मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। और आज का जो सफ़र है, आप बहुत ऊंची उड़ान तक पहुंच गए हैं। ये सफ़र अगर देखने की कोशिश करें, जब पंछी उड़ता है तो ऊपर ही देखता है, कभी नीचे भी देखने की कोशिश की आपने या ज़रूरत पड़ी? मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूँ। मैं ज़मीन से ही आसमान को देखना चाहता हूँ। और उड़ान, मुझे लगता है कि ये जो ख्याल है, थॉट है, ये अपने आप में एक ऐसा परिंदा है कि ये उड़ता ही रहता है, आप चाहे जहाँ रहें, ज़मीन पर रहें या ज़मीन के ऊपर रहें। ये परिंदा, इसकी परवास कभी नहीं रुकी। हो सकता है मैं कभी रुक जाऊँ, थम जाऊँ, ठहर जाऊँ, बट सोच की परवाज़
हमेशा जारी रहती है और रहेगी। बिल्कुल। अगर हम कमर्शियल फिल्मों की बात करें, जी। आप चूंकि एक बहुत अच्छे शायर हैं, लेखक हैं, कितनी चुनौती होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर शायद आप नहीं जा सकते, क्या कहेंगे? हाँ, लिमिटेशंस तो हैं हर जैसे मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे किताबों का लिटरेचर जब उसकी फिल्मोग्राफी होती है तो उसको भी बदला जाता है और सिनेमा के पैराए में उसको ढालने की कोशिश की जाती है। बहुत से लोगों के साथ हुआ है ऐसा। इस्मत चुगताई पर काम हुआ है, सादत हसन मंटो पर काम हुआ है, प्रेमचंद पर काम हुआ है। तो ये इतने बड़े साहित्यकार हैं, ये आइकन हैं उर्दू हिंदी साहित्य के। इन पर भी जब फिल्मों में कुछ सोचा गया या कोई शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म सोची गई तो उसको बहुत ज़्यादा सिनेमा के पैराए में ढाल कर हुआ, क्योंकि विजुअल्स की अपनी टेक्निकलिटी है, उसकी अपनी मजबूरियां और लिमिटेशंस हैं, तो वो होता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट रखना होता है, मजबूरियां कुछ भी हो। जैसे मुझे एक धुन मिल गई, अब धुन अपने आप में एक बाउंड्री है कि आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, इसमें रह के आपको गाना लिखना है। तो आप इस बाउंड्री में कितनी चीज़ें फुलफिल करते हैं। आप डायरेक्टर की चॉइस और उसका थॉट लेवल समझते हुए गाना लिखते हैं। फिल्म की अपनी एक ज़रूरत होती है, उसकी अपनी एक सिचुएशन होती है, उसको फुलफिल करते हैं और उसी मीटर में रह के। लेकिन फन ये है और सिनेमा की राइटिंग ये है कि आप इतनी तमाम बैरियर्स के बावजूद आप अपने आप को मौजूद रखें, अपनी राइटिंग के फ्लेवर को मौजूद रखें। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल जी। हमने पिछले दिनों देखा कि एक धारावाहिक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि आप पंछी हैं और उड़ान की बात हो रही है, तो हम चाहेंगे कि वो जो टाइटल सॉन्ग है आप अपनी ज़ुबानी ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की लाइनें आपके दिमाग में आएंगी। देखिए उसका जो टाइटल था, टाइटल लिखने का यही एक कमाल होता है कि वो जो टाइटल होता है वो हमने नहीं लिखा होता है, मतलब वो शब्द हमने नहीं लिखा होता है। तो कहानी थी, मुझे नरेट की गई और मैंने उसको समझा, और वो गाना ये था कि चुटकी में हवा के झोंके हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं भूल रहा हूँ लाइन, मैं आपको सुना दूंगा अभी इंटरव्यू। लेकिन आज की तारीख में आप जिन बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं जी, एक समय था कि बड़े लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता था, आज बड़े लोग आपको सामने से बुलाते हैं, तो कितना बदलाव आया है आपके जीवनचर्या में? जीवनचर्या में तो थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन मुझ में मेरे अंदर वाला कोई बदलाव नहीं है। जो मैं हूँ, जिससे मेरा वजूद है, जिससे मेरी शिनाख्त नहीं, है। अब आप एक सेलिब्रिटी हो गए हैं। जी, बस मैं गीतकार हूँ और एक बदलाव क्या, हर रोज़ एक अच्छे गाने की, एक अच्छे नगमे की ज़रूरत, उसकी तलाश, अच्छे लोगों के साथ कोई गाना हो जाए और मैं वो कर पाऊँ। मेरे अंदर ये डर रहता है आज भी कि यार पता नहीं, मैं जा तो रहा हूँ, बस मेरा जो घोस्ट राइटर है, मेरा घोस्ट राइटर जो है वो जब कुछ लाइनें भेज देता है तो मैं कलम से कागज़ पे उतार देता हूँ। वाह वाह। जी। लेकिन हमने सुना है कि बहानेबाजी करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ मौका मिलता है, क्योंकि बहाने अलग अलग तरीके से बना। आपने तो 10 बहाने बनाकर लोगों का दिल जीत लिया, उसके पीछे कुछ कहानी है? 10 बहाने करके ले गई दिल। देखिए ये बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग था, और क्योंकि 10 एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा नॉन म्यूजिकल है, और उसके टाइटल को लिखने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे प्लस ट्यून के अंदर रह के काफ़ी कुछ चीज़ें सोचनी होती हैं। तो ये मेरा मिजाज नहीं है। मैंने ये टाइटल लिखा है, लोगों ने अप्रिशिएट किया, एडमायर किया। मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब सम्मान है लोगों के कि उन्होंने मुझे, मेरे इस गाने को बहुत पसंद किया। लेकिन वो मैंने आपसे अर्ज किया अभी कि मेरा घोस्ट राइटर मुझे भेजता है कुछ लाइनें और मैं अपने कागज़ में उतार लेता हूँ। जानबूझकर बहुत कोशिशें करके गाना लिखना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं गाने को जीता रहता हूँ, उसकी सिचुएशन को जीता हूँ, और उसको जीने के बाद में पता नहीं कब गाना हो जाता है। अवनीत जी,
अच्छा पंछी साहब, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कॉपीराइट को लेकर बहुत बड़ा इशू बना था यहाँ पर। हर किसी को उसका अधिकार मिलता है। गीतकारों को लेकर एक नज़रिया अलग था, कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। आप लोगों ने कोशिश की और आज वो सक्सेस हुआ। अभी क्या हाल है? वाकई कॉपीराइट का जो असर है गीतकारों के आसपास पहुंच गया है? देखिए, एक कागजों पर, क्योंकि आपका भी बहुत अहम रोल था उसमें। जी जी, कागजों पर अवनेंद्र जी एक बदलाव आया है। इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ नहीं है इन सब चीज़ों का। कागजों पर बदलाव ये आया है, पहले म्यूजिक डायरेक्टर को 30% रॉयल्टी का हिस्सा मिलता था और लिरिक्स राइटर को 20%। अब उन दोनों को आधा आधा कर दिया गया, मतलब 25% लिरिक्स राइटर को मिलेगा और 25 म्यूजिक डायरेक्टर को। ये सिर्फ कागजों पर है, अभी ये कब इम्प्लीमेंट होगा हम सारे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जावेद साहब की कोशिशें शामिल हैं, उनके और पूरे राइटर पैनल पूरा उसमें लगा हुआ है, म्यूजिक डायरेक्शन की जो एसोसिएशन है वो पूरी लगी हुई है। हम सब ने अपना तन मन धन सब लगाया हुआ है। सिर्फ इंतज़ार है कि राइटर्स को और म्यूज़िक कंपोजर्स को उनका हक मिले, जो कि कानून तो पास हो गया है, अब उसको इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो चलिए, हम तो आपको बधाई देना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और वाकई मेहनत का जो रंग होता है बहुत ही अटूट होता है, बहुत ही गहरा होता है। लेकिन अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि पहले के जो गाने थे, पुराने गीतों की अगर हम बात करें, तो आज भी हम उसको सुनते हैं और बहुत सारे पुराने गीतों को सुनने वाले आज भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम इधर हाल फिलहाल के गीतों की बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसकी उम्र बहुत कम है? जी, उम्र कम इसलिए है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं सुनने के। एक गाना अगर हिट है तो वो उसको सुनने के माध्यम इतने ज़्यादा हैं। पहले एक ग्रामोफोन था, वो किसी मौके पर लगता था, या एक बिना का गीत माला था, या एक रंगोली थी, चित्रहार था। तो हफ्तों तो इंतज़ार करना पड़ता था। अब उस इंतज़ार में क्या होता था कि वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दिन तक उस गाने की प्रतीक्षा और वो चलता था। आज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। मैं मोबाइल पे भी सुनता हूँ, मैं बिल्कुल ऑनलाइन भी सुनता हूँ, मैं रेडियो पे भी सुनता हूँ, मैं टेलीविज़न पे भी सुनता हूँ। इतने रिसोर्सेज हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुनने की तादाद को अगर गिना जाए तो पुराने हिट गाने को भी उतनी ही बार सुना गया होगा जितना आज नए हिट गाने को सुना जाता है। लेकिन पंछी साहब, एक गीत हिट होता है, एक हफ्ता चलता है, एक महीना चलता है, मान लीजिए 2-3 महीना चला, उसके बाद दूसरा कोई हिट गाता उसको बिल्कुल ठेल देता है, पीछे कर देता है। जी, तो आपको नहीं लगता कि वाकई वजन कम हुआ है या फिर हमारी सोच बदल गई? सोच पर ही है सब कुछ, सुनने वालों की भी सोच क्योंकि आपने जितने गीत लिखे हैं आज भी यदा कदा हम सुनते रहते हैं उसको, क्योंकि लोगों को लगता है ये गाना जो है दिल के करीब है। जी, तो मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी सोच बदली है। मैं कुछ ऐसे घरों मेरे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके मैं घरों पे जाता हूँ, उनके बच्चे 68 का मतलब पूछते हैं, 65 का मतलब पूछते हैं, यानी उनको हिंदी में गिनतियाँ नहीं पता। अब ऐसी सूरत हाल जब हो कि हिंदी में गिनती नहीं पता, तो वो बीट हिंदी वाली कैसे पसंद करेंगे, वो लूप हिंदी वाली कैसे पसंद करेंगे, वो साउंड हिंदी का कैसे पसंद करेंगे। बात तो अफसोस की है। और लाइव म्यूजिशियंस जो अपना सिर्फ बजाते नहीं थे, अपना सोल डालते थे पूरा उसमें गीत में। एक एक गाने पर 200-200 लोगों की मेहनत शामिल होती थी, वो सब कम हुआ है। तो गाने में से वो फील जाता रहा जो आज आप ऐसे देखिए, जो टेक्स्ट मैसेज को आप इग्नोर कर देते हैं, और या किसी टेक्स्ट मैसेज के आने का जो आपको प्रभाव होता है, क्या वो प्रभाव खत का भी होता था? नहीं, बहुत खत की तो प्रतीक्षा भी होती थी, खत को खोलने की, फाड़ने की, सब एक क्रेज था। टेक्स्ट उसमें भी है और टेक्स्ट इसमें भी है। तो हम चाहेंगे कि खत पे और चिट्ठी पे बहुत गीत लिखे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर हम खत की गुमनामी देखते हैं, खत को खोया हुआ पाते हैं, तो आप इस पर भी जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोचता रहता हूं आजकल। और हम जानना चाहेंगे कि इन दिनों और क्या क्या गतिविधियां हैं आपकी? मैं
जो है कुछ फिल्मों में काम कर रहा हूँ, गाने लिखने की कोशिश है। हमें पहले दिन से आज तक एक कोशिश ही रहती है गाने लिखना। तो लेकिन उस कोशिश में आप सुपरस्टार तक पहुंच गए हैं। ये तो ऐसा है कि आप शाहरुख खान की फिल्म में गीत लिखना, बड़े बड़े बैनरों के जो फिल्में होती है उसमें पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप वहां तक आपकी उड़ान जा चुकी है। ये उड़ान कहां तक और आगे जाएगी? मुझे लगता है कि मैंने जो अपना जद्दोजहद जिस तरह से शुरू किया था, वो उसको मैंने मेंटेन रखा है अभी तक। मैं मूव करता हूँ, अप्रोच करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन तरीके हमारे बड़े सीधे साधे, बल्कि भोले भाले कह लीजिए, रहते हैं। मुझे लगता है काम की स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। अगर आप बहुत संजीदा हैं अपने काम को लेकर, तो आपने भी अपना कैंप बना लिया है। मैं जानना चाहूँगा कैसे? जैसे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सामने से आपको ऑफर देते हैं, आप जाते हैं, गीत लिखते हैं, गाना हिट होता है जी। वहाँ हमारी और बाकी लोग तो हमने एंट्री नहीं ले सकते, या कोई दूसरा गीतकार नहीं, क्योंकि वहाँ आपने फिक्स कर लिया अपने आप को। मैंने जहां भी काम किया ऐसी मतलब एक धारणा बन गई है लोगों की। हाँ, लोगों की धारणा बन गई है, और बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी है। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आनंद बख्शी का नाम जुड़ा हुआ था। अगर हम विशाल शेखर की बात करते हैं, जी हाँ, तो उनके साथ, प्रीतम के साथ आपका नाम बिल्कुल चस्पा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। लेकिन इसमें ये भी होता है अमरिंदर जी, इसमें कैंपबाजी को हम किस तरह से देख सकते हैं? इसमें एक चीज ये भी होती है, जैसे आप हिस्ट्री देख लीजिए हमारी और विशाल शेखर की, कि एक फिल्म में 3-3, 4-4 गीतकार हैं। मतलब एक फिल्म मैंने सोलो की, एक फिल्म में मैंने 2 गाने किए, रावण में मेरा 1 गाना था। तो इस तरह से सब मिल बांट के करते हैं। और आज जो बदलाव है, मुझे यकीन नहीं है, मैं उस दौर में था नहीं, आज अगर इरशाद कामिल कोई बहुत अच्छा गाना लिखता है तो मैं उसको विश करता हूँ। और मैं अगर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। और मैं अगर यहाँ विश भी करते हैं तो उसमें सब दिखावा होता है। जी हाँ, और अगर मैं कोई अच्छा गाना लिखता हूँ तो मेरे पास मनोज मुंतशिर का फोन आता है कि आपने बहुत अच्छा गाना लिखा। ये मुझे नहीं लगता साहिर या बख्शी साहब या उस दौर के गीतकारों में शैलेंद्र जी वगैरह एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते होंगे कि आपका गाना बहुत अच्छा। मुझे ऐसा, मेरा मानना है ऐसा हो शायद नहीं होता हो, लेकिन आज मैं जिस दौर में हूँ उस दौर में एक लिरिक्स राइटर अपने इंटरव्यू में दूसरे लिरिक्स राइटर की अगर तारीफ करता है और बहुत बड़ी बात करता है, तो मुझे लगता है ये बदलाव अच्छा है। बिल्कुल, और सकारात्मक है। आज का जो संगीत का दौर है जी, इसमें कितना परिवर्तन और हो सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि एक शायर बहुत दूर तक सोचता है। क्या आपको लगता है कि 10 साल बाद स्थितियां बदल जाएंगी या फिर कुछ अलग हो जाएगी? स्थितियां तो बदलेंगी, सब साइकिल हो रहा है अभी। हमारे यहाँ गाना जिस कदर लोकप्रिय होता है पंछी साहब, उसी कदर खत्म भी हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। कोलाबेरी गाना आया था, अचानक तहलका मचा दिया उस गीत ने, लेकिन अचानक उसी तरह से गायब भी हो गया। हाँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मेलोडी हिट होती है, उसमें लिरिक्स भी होती है। कोलाबेरी उसकी अच्छी मिसाल है कि हमें उसका मतलब ही नहीं पता था, लेकिन हम गाना जानते हैं। हमको नहीं मालूम था कि वो क्या था। हमारे एक मित्र हैं मोहन, वो अग्नि बैंड के नाम से वो म्यूजिक देते हैं, अग्नि बैंड। उन्होंने एक गाना कंपोज किया और डाडा डाडा करके गाया, और बगैर लिरिक्स के उस डाडा डा में ही रिलीज कर दिया। तो पंछी साहब के साथ ये बातचीत जो है, हम उड़ते रहेंगे, दोनों बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस सफर में हम चाहेंगे कि कुछ इनके जो गीत हैं उनको हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें, और हम भी देखते हैं कि वाकई पंछी साहब जो लिखते हैं उस शब्द में कितनी आत्मीयता है और कितना जादू है। पहले कुछ गीत देख लेते हैं। इंतजार के बादल बरस गए, हम देखने को आपका चेहरा तरस गए, बिन तुम गुमसुम होने लगे, जाने किस दुनिया में खोने लगे, बिन तुम गुमसुम होने लगे, जाने किस दुनिया में खोने लगे, आँखों में खलिश दिल की ये क्या से क्या कर गई, खुशियों की आंख में बारिशें भर गई, लोग अपनों से भी बेखबर हो गए, खुशबुएं छूने के
शौक में खो गए, खुशबुएं छूने की शौक में खो गए, बाकी जुग ये वही तो है हंसी चेहरा, ढूंढता था दिल जिसे मेरा, क्यों रहे छुपते निगाहों से, बोलो जरा। चाहते थे देखना हम तो, प्यार करते हो हमें कितना, इसलिए चेहरा छुपाया था, समझो जरा। तो ये सिर्फ बानगी भर है, बानगी से भी मतलब हाफ समझ लीजिए उसका, क्योंकि इन्होंने शाहरुख खान के लिए भी गीत लिखे हैं, बड़े बड़े स्टार्स के लिए लिखे हैं, संजय दत्त के लिए इन्होंने गीत लिखे हैं। एक जो जिम्मेदारी होती है, एक जो चुनौती होती है, वो तो एक राइटर समझ पाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होता है, क्या आपको लगता है कि वाकई किसी स्टार ने या किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट किया हो? क्या कहेंगे आप पंछी साहब? देखिए, मेरा एक कामयाब फिल्म थी 10, और उसके जो डायरेक्टर थे अनुभव सिन्हा साहब, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ मैं। और विशाल शेखर, जिन्होंने मुझे उस वक्त संभाला जब मेरी अपनी कोई शिनाख्त नहीं थी, उतनी बड़ी कोई शिनाख्त नहीं। वाह वाह। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि विशाल शेखर, जो कि स्वयं एक गीतकार हैं और बेहतर गाने लिखते हैं, मुझे उनका एक गाना याद आ रहा है, ये ओम शांति ओम मूवी का एक गाना था कि दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। वाह। तो ये एक राइटर ही लिख सकता है। उसके बावजूद उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और सम्मान दिया, इज्जत दी, कि जो कि वाकई हमेशा याद रखने लायक है। अब तो उनका एक नया रूप भी दर्शकों ने देखा है, और दुनिया को पता है कि आज बजरंगी भाईजान का जो गीत है, आप बेटा सेल्फी ले ले रहे, उन्होंने जिस तरह से गाया है, जी तो कभी इस तरह से भी आपकी चर्चा कभी होती है कि वाकई कुछ बदल जाए इंसान? क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर की पहचान बहुत अलग तरीके की होती है, और जब वो सिंगर बन जाता है तो घर घर में पहुंच जाता है। जी, अक्सर हुआ है ऐसा। हिमेश जी का सफ़र भी कुछ इस तरह की कहानियां बयान करता है। विशाल शेखर, नो डाउट, वो तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, और कंपोज करते हैं तो आप सब देखते ही हैं क्या आता है। साउंड की समझ है, लिरिक्स की समझ है, तो उनके साथ काम करने का जो मज़ा है, जो आनंद आता है उनके साथ काम करने में, वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है। जब भी आनंद होना चाहिए। पंछी साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, वक्त बहुत कम मिलता है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। जी। इन दिनों आपने कभी कुछ सोच रखा है कि भाई मैं तो गीत में बहुत बड़ा नाम हो गया हूँ, पैसे भी आ गए, शोहरत भी मिल गई, आने वाले समय के लिए कुछ ऐसा कुछ सोचा है? जिस तरह से पिछले दिनों आपने उर्दू की बात की थी, बाकी शायरों के लिए बात की थी कि एक मंच ऐसा बनाया जाए जिस पर हर किसी को मौका मिले, तो वाकई उस बारे में कुछ सोच रहे हैं? और आगे मैं विचार करता हूँ ऐसा। बुक वगैरह भी लिख रहे हैं? जी हाँ, मेरी एक बुक बहुत जल्दी आप सबके सामने आएगी। पोइट्री है, उर्दू हिंदी पोइट्री है, और दीवार में चुनी हुई नज़में उसका नाम है। और मैं बहुत जल्द आप सबके सामने हाजिर होऊंगा ये अपनी किताब लेके। तो बस हमारी शुभेच्छा है। और मैं चिंता करता हूँ। एक शेर सुना दीजिए चलते चलते, वक्त हो गया है चलने का। मैं दिल के करीब का शेर। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि झुंझला के फेंक दी मैंने खिड़की से कल रात की तन्हाई, हैरत से उसकी याद मेरा मुंह देखती रही। वाह, बहुत खूब। तो वाकई हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी फिल्मों के जरिए, पुस्तकों के जरिए आप अपनी उड़ान की जो यात्रा है उसको भरते रहिए। लेकिन फिलहाल आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि पंछी जी आपकी उड़ान लगातार बहुत ऊपर तक जाए, जहां तक आपने भी कल्पना नहीं की हो, क्योंकि आपकी जो कामयाबी है शायद वही आपको अब बल देगी। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमेशा की तरह, जिस तरह से अभी तक आपने बैकग्राउंड बना लिया है, पूरा माहौल बना लिया है, उसमें अब कोई कमी नहीं आए, क्योंकि आप पंछी हैं और बस उड़ते रहें। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।